नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हो चुका है और हमारे जो किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो गर्मी भिंडी है पूरे सालों भर उसकी खेती की जा सकती है और आज बरसात के मौसम में भी खेती करके सितंबर अक्टूबर माह में जो भिंडी का उत्पादन होगा इससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी आमदनी हो सकती है। हमारे बताना चाहेंगे कि इस बरसात के समय खेत की तैयारी को कुछ विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक तो ये कि अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ जीवांश युक्त मिट्टी का चयन करें। खेत ऊंचा होना चाहिए, ऐसे खेत का चयन ना करें जहां पानी लगे, क्योंकि पानी भरने की अवस्था में जो भिंडी है उसका पौधा सूख जाएगा और आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए खेत ऊंचा हो और समतल हो, साथ ही साथ ढालू नुमा बनाएं ताकि बरसाती पानी जो भी अतिरिक्त बारिश हो उसका अतिरिक्त पानी खेत से बाहर निकल जाए। खेत की तैयारी करते समय लगभग 250 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद का उपयोग खेत में करें और उसको अच्छी तरीके से मिला दें। 3 से 4 जुताई करें और मिट्टी जब खूब भुरभुरी हो जाए उस समय उसमें बीज का रोपाई करेंगे। आइए अब बात करते हैं किसान भाइयों भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में, ताकि आप उन्नत किस्मों का चयन करके अधिक उत्पादन ले सकें। तो इसके लिए सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यदि हमारे किसान भाई बरसाती भिंडी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ उन्नत प्रभेद हैं, जैसे कि अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी। इन सब प्रभेदों का उत्पादन क्षमता 70 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और विशेष रूप से बरसाती भिंडी में पूसा सावनी और पूसा मखमली ये 2 उन्नत प्रभेद हैं जिनका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ जो पूसा मखमली है इसकी उत्पादन क्षमता 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, हरे जो उसके फल है उसकी। इसके साथ ही साथ कुछ संकर किस्में भी हैं, हाइब्रिड जिनको आप कहते हैं, जिसमें भवानी है, कृष्णा है और अनोखी, ये अच्छे संकर किस्म है जिसको लगाएंगे तो ये अच्छा उत्पादन देंगे। इसके साथ ही साथ बीज दर क्या होनी चाहिए इसका भी विशेष महत्व है। बरसात के समय में जो बीज दर है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसके साथ ही जब आप भिंडी का बीज रोपण करने के लिए जाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बीज हमेशा उपचारित करके लगाएं। जो बाजार से आप बीज खरीद के लाते हैं वो उपचारित होता है, इस पर पैकेट पे लिखा रहता है। यदि ऐसा नहीं है, घर का बीज लगा रहे हैं या बीज उपचारित नहीं है तो बेविस्टिन नामक दवा आती है जो 2.5 ग्राम बेविस्टिन दवा को 1 किलोग्राम बीज में मिलाकर बढ़िया से उसको उपचारित कर लें, ताकि फफूंदी जनक बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां होती हैं वो आगे चलकर पौधे में नहीं आए। किसान भाइयों, भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पोषक तत्वों की भी पूर्ति की जाए। तो कितनी मात्रा में दिया जाए खाद उर्वरक, आइए जानते हैं। जो आपको उर्वरक का प्रयोग करना है उसमें यूरिया 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सिंगल सुपर फॉस्फेट 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें, ताकि जो भिंडी है उसको पूर्ण रूप से पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होते रहें। बुआई के लिए हमेशा जैसा कि बताया कि ऊंची जमीन का ही चयन करें कि बुआई के समय विशेष रूप से जून जुलाई है। यदि हमारे जो किसान भाई इसमें इच्छुक हैं वो अपना भिंडी के खेत की तैयारी कर लें और जुलाई माह तक वो भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। भिंडी के लिए मुख्य रूप से जो है गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है और तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। तो बिहार की हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें बरसाती भिंडी का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, परंतु कुछ भी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कीट का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप भी काफ़ी होता है। कम वक्त और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है, मगर प्रदेश में किसानों की बात करें तो पहली नजर में ऐसा मुश्किल ही नजर आता है। ऐसे में जरूरी ये है कि ऐसी फसल पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्चा कम हो और लंबे वक्त तक के लिए कमाई होती रहे। अनार की बागबानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की सघन बागबानी से सालाना लाखों की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर खास तौर से ध्यान दें, चलिए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सहाय से।
लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ड्राई यानी कि शुष्क क्लाइमेट होनी चाहिए और हॉट रहनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। और पौधे की जहाँ तक किस्म का सवाल है, इसमें हम लोग यहाँ पे गणेश और भगवा लगाए हैं, जो कि बिहार के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। ऐसे इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस जो है वो 5-5 मीटर पे हम लोग लगाने के लिए नॉर्मल डिस्टेंस में बोलते हैं, लेकिन बिहार कृषि महाविद्यालय में हम लोगों ने इसे सघन बागवानी के रूप में लिया है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। बरसात पे भी ये खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो अनार खराब हो जाएगा, वैसी इसकी संभावनाएं नहीं रहती है। और हम लोग देखते हैं जो गणेश वैरायटी है और भगवा वैरायटी, ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है और ये सघन बागवानी के रूप में हम लोग लगाए हुए हैं। जैसा कि मालूम होगा कि इसको 5 से 5 मीटर के बीच की दूरी लगाई जाती है, लेकिन हम लोग इसको सघन बागवानी के रूप में कर रहे हैं। सघन बागवानी के लिए खेत की तैयारी आमतौर पर परंपरागत तरीके से ही की जाती है। सिर्फ रेखांकन में पौधों से पौधों और कतार से कतार की दूरी को कम किया जाता है। रोपाई के लिए गड्ढों की तैयारी मई माह में शुरू की जाती है। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। इसकी हाइट करीब करीब 6 से 7 फीट तक रख कर उसकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। और मेन स्टेम जो कि आप देख रहे होंगे कि 2 या 3 हम लोग लिए हुए हैं, ये इसके लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। और कटाई छटाई और मेन स्टेम 2 से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर मेन स्टेम्स के नीचे छोटे छोटे कल्ले आ जाएं तो उसको हटा देना है। और जो कल्ले बहुत तेज़ी से भाग रहे हों, यानी कि वो हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको भी कटाई छटाई करके हटा देनी चाहिए। जैसा कि अनार में आपको मालूम होगा कि अमरूद के जैसा ही इसमें 3 फूल होते हैं, 3 बार फूल लगते हैं। लेकिन इस क्लाइमेट में, बिहार के क्लाइमेट में 2 बार फूल आते हैं, एक अम्बे बहार और एक जून जुलाई में जो कि मृग बहार कहते हैं, वो 2 फूल आते हैं। और आपको ये देखना है कि कौन सा फल हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप जानते ही होंगे कि बरसात वाले फल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो जाड़े का मौसम का फल है वो हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि मृग बहार जो कि जून जुलाई में फूल हो, उसको हमको प्रोत्साहित करनी चाहिए। और जो फरवरी के आसपास जो फ्लावरिंग होता है, यानी कि अम्बे बहार वाला फ्लावर को हमको डिस्करेज करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको क्वालिटी नहीं आएगा, जिसके कारण मार्केट प्राइस भी नहीं मिलता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग जाड़े का फल लें। और एक पौधे पर करीब करीब आपको 50 से 200 के आसपास फल मिलते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखनी होगी कि इसमें फटने की बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। तो शुरुआती दौर में अगर फट रहा है फल तो समझिए कि उसमें बोरोन की कमी है। लेकिन परिपक्व स्थिति में अगर फट रहा है तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों फटा, और ये फटता इसलिए है कि उसमें मॉइस्चर आप मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं। यानी कि
पानी की व्यवस्था आप ठीक से नहीं किए हैं। इसलिए इसमें पानी जैसे ही फल पकड़ने लगे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और गर्मी के दिन में कम से कम 1 हफ्ते में 2 बार पानी की आवश्यकता होती है और जाड़े में 1 बार भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। सबसे बड़ा विशेषता इसका ये है कि इसमें करीब 50 से 200 अनार एक पौधे में आप ले सकते हैं अगर इसकी सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो। अगर आप इसकी कटाई छटाई नहीं करेंगे, ठीक से इसका रोगोपचार नहीं करेंगे तो फिर ये 50 से 200 की आसपास नहीं दे सकेगा और इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि बिहार में मानसून का प्रवेश हो गया है और अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में सक्रिय होने का अनुमान है। इसके प्रभाव से पूर्व अनुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के अनेक स्थानों में अच्छी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी 1 जुलाई तक औसतन 40 से 50 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। पूर्व अनुमानित अवधि में वर्षा की अच्छी संभावना को देखते हुए किसान भाई अपने खेतों में मेड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करें। धान की बीज स्थली में जो बिचड़े 10 से 15 दिनों के हो गए हों, खरपतवार निकाल कर और प्रति 1000 वर्ग मीटर बीज स्थली के लिए 5 किलो अमोनियम सल्फेट और 2 किलो यूरिया का उपरिवेशन करें। आगात और मध्यम धान की किस्में जिनकी किसान भाई सीधी बुआई करना चाहते हैं, उसके लिए मौसम उपयुक्त है। बारिश होने वाली है, अतः किसान खेत को सूखने तक की प्रतीक्षा न करें, बल्कि पानी लगे हुए खेत में ही धान को छिड़काव विधि से सीधी बुआई कर सकते हैं। अगर खेत सूखा है तो सीड ड्रिल मशीन से या छिड़काव विधि से बुआई कर सकते हैं। मानसून के सक्रिय होने से पूर्व अनुमानित अवधि में अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि तैयार गर्मा मक्का की कटाई, दौनी और अनाज सुखाने का कार्य सावधानी पूर्वक करें। वर्षा से पहले होने वाली खेतों में नमी का लाभ उठाते हुए तिल की बुआई करें। झारखंड में मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह। झारखंड में ऊपरी जमीन में विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय 30 जून तक है, अतः किसान भाई जल्द से जल्द इन फसलों की बुआई का कार्य समाप्त कर लें। सब्जियों एवं पहले से लगाई गई अन्य फसलों में जल निकास की समुचित व्यवस्था बनाए रखें। जो किसान भाई अपने खेत की तैयारी कर चुके हैं, वे विभिन्न फसलों जैसे धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बुआई करें। सोयाबीन की उन्नत किस्में JS 335, बिरसा सफेद सोयाबीन 2, बिरसा सोयाबीन 1, RAUS 5, RKS 18 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। मड़ुआ का बिचड़ा तैयार करने के लिए बीज को नर्सरी में गिराएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है रघुनाथपुर जिला रांची से गणपत महतो ने। आप अजोला तैयार करने की विधि पर जानकारी चाहते हैं तो गणपत महतो जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये अजोला एक फर्न काई है, जो पानी पे काई, जो बरसात का पानी होता है उसके ऊपर जो काई जमती है वही काई है। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार किसानों के लिए आशा की एक किरण है जो समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। पशुओं को खिलाने के लिए इसको इसलिए खिलाया गया क्योंकि इसके अंदर
देखा गया तो पोषक तत्व इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए गए। इसके अंदर प्रोटीन 28% से 30% तक इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, जो अमूमन अपन पशुओं को देते हैं, खल देते हैं, खल में पाई जाती है, वो इसके अंदर पाई गई। इस प्रोटीन के साथ साथ में इसके अंदर 15 से 20% तक इसके अंदर ये मिनरल्स पाए गए, खनिज लवण, जिसको खनिज लवण बोलते हैं, खनिज लवण इसके अंदर पाए गए। साथ में ही इसके अंदर 7 से 10% तक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो अगर इसको पर डे अगर अपन एनिमल्स को खिलाते हैं, जैसे बड़े जानवर है, गाय भैंस को खिलाते हैं, 1.5 से 2 किलो एक गाय को खिलाते हैं, तो रोज़ का इससे 10 से 15% तक आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपका। और साथ में ही इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो आपके ये आते हैं, इसके अंदर मिनरल्स आते हैं, खनिज लवण की कमी से अगर कोई भी बांझपन की समस्या आती है तो वो भी आपकी दूर होती है, क्योंकि इसके अंदर अगर जितने भी मिनरल्स हैं वो आपको शरीर में मिल जाएंगे तो आपकी बांझपन की समस्या धीरे धीरे से भी कम होती है। साथ में इसके अंदर एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, तो एमिनो एसिड अगर शरीर में जाएंगे तो आपके मिल्क है उसके अंदर 1 से 2% तक आपकी फैट परसेंट भी साथ में इंक्रीज हो जाएगी। अब मेन चीज़ आती है कि इसको लगाने के लिए इसकी कॉस्ट क्या है। किसान भाई अगर इसको लगाना चाहें तो इसकी कोई कॉस्ट देखा जाए तो कुछ भी नहीं आती है। यहाँ पे हमने 2 मॉडल बना रखे हैं, एक पक्का है और एक कच्चा बना रखा है। पक्का मॉडल है, अगर उसकी कॉस्ट निकालें तो ये कॉस्ट पड़ती है 3300 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ती है अगर किसान भाई बनाए तो। और कच्चा बनाते हैं तो इसके अंदर ये पॉलीथीन डालनी पड़ती है, तो इसके 400 या 500 रुपये के आसपास इसके कॉस्ट आती है। तो ये पक्का इसलिए बनाते हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो पानी स्टैंडिंग पानी रहना चाहिए, खड़ा पानी रहना चाहिए। अगर खड़ा पानी इसके अंदर रहेगा तो ही ये अजोला होगा। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड जो साइज बनी हुई है वो 3 फुट चौड़ी, 20 फुट लंबी और 1.5 फीट गहरी 2 बेड होनी चाहिए एक पेड़ के लिए, मतलब एक जोड़ा पशु के लिए। और ऐसे ही अगर कच्ची बनाए तो अपन इसको खोद के बना सकते हैं। कच्ची मिट्टी है, मिट्टी को खोदी, वही 3 फीट चौड़ी, 20 फुट लंबी और 1.5 फीट गहरी खोद के इसके अंदर पॉलीथीन अपन बिछा देंगे। अपना ये जो बेड तैयार होगी, तैयार होने के बाद में अपने को क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले किसान भाई 2 आंगल या 2 सेंटीमीटर जो खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है उसको इसके नीचे अपने को डालनी पड़ेगी। उसके बाद में एक बेड के अंदर 15 से 20 किलो गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद पानी में घोल के और इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद में मीठा पानी, जो पानी पीने लायक होता है, उस पानी को इसके अंदर किसान भाई 10 सेंटीमीटर मतलब 8 आंगल पानी इसके अंदर एक बेड के अंदर भर दें। और एक बेड में सबसे शुरुआत में 2 किलो अजोला वो इसके अंदर डाल दें। अजोला की वृद्धि दर बहुत तीव्र होती है और यदि परिस्थितियां अनुकूल हो तब 1 सप्ताह के भीतर अजोला का प्रारंभिक टीका पूरी क्यारी में एक मोटी चटाई के रूप में फैल जाता है। लगभग 7 दिनों के भीतर ही क्यारियों में डाला गया 1 किलोग्राम अजोला का टीका लगभग 8 से 10 किलोग्राम तक हो जाएगा। इसके अलावा यदि वातावरण का तापक्रम कम है तथा उसको उपयोग में लाए जाने के मध्य का समयांतराल अधिक है, ऐसी दशा में अजोला की वृद्धि दर काफी कम हो जाती है। मेन चीज इसमें यह है कि अगर ये धूप डायरेक्ट पड़ेगी तो नहीं चल पाएगा। इसके लिए ये जो शेड लगा रखी है हमने, शेड नेट लगा रखी है, ये 50%, इसके अंदर 50% धूप आनी चाहिए और 50% छाया रहनी चाहिए। अगर ये लगा दी तो ये बेड शुरू में आपकी 15-10 दिन में कंप्लीट भर जाएगी। उसके बाद में पर डे आप एक बेड से 1.5 से 2 किलो अजोला आप डेली निकालें और अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इसलिए एक पेड़ के लिए 2 बेड आपके सफिशिएंट। गाय भैंस को 1.5 से 2 किलो आप बड़ी जो एनिमल्स होते हैं, बड़े एनिमल्स गाय भैंस होती हैं उसको खिला सकते हैं। भेड़ बकरी है तो उसके लिए 250 ग्राम बकरियों के लिए। और अगर ये मुर्गियों को अगर अपन खिलाएं तो 10 ग्राम पर मुर्गी को रोज़ का आप अजोला खिलाएं तो उसका बॉडी ग्रोथ भी बढ़ेगी, बॉडी वेट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इनफर्टिलिटी है जो बांझपन की समस्या है धीरे धीरे वो भी कम होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजोला किसानों का सच्चा मित्र है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अजोला पूरी तरह 100% पर्यावरण मित्रवत है तथा इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। अतः आप भी अजोला की खेती कर सकते हैं। इस अद्भुत व विलक्षण गुणों वाले पौधे को आप अपने प्रक्षेत्र या घर के आसपास उगाकर लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18
अन्नदाता बिहार @NW18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।